Hello everybody and welcome back to my channel. So today I'm going to teach you chapter 1 of civics class 7 on equality. This is going to be the second video of this chapter as well as the second part. So before proceeding, I will let you know what are the topics that I'm going to teach you today. First is equality in Indian democracy, and also the second topic would be what are the initiatives that are being taken by the government to ensure equality in our country. ये दोनों बहुत ही मेजर टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप इसे शांति से सुनेंगे और मजे लेके सुनेंगे तो आपको जो है बहुत ही इजीली याद हो जाएगा. सो एक ही सजेशन है जो मैं पहले भी बोलती हूँ कि प्लीज सिट विथ अ नोटबुक एंड राइट वॉट एवर आई एम टीचिंग यू. कि अगर मैं जो पॉइंट्स लिख रही हूँ सिर्फ टेक्स्ट बुक के ही पॉइंट्स हैं, तो आप लिखोगे तो जब आप लिखने के बाद टेक्स्ट बुक में वो पॉइंट को रीड करोगे तो आपको लगेगा ये तो मैं पहले से ही याद कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ. तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी कैसे जताई जाती है. इंडियन डेमोक्रेसी, हमारी कंट्री इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ओके, तो हाउ डज गवर्नमेंट डिफाइंस इक्वालिटी. मतलब अब ये हम जानेंगे कि इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी कैसे प्रेजेंट की जाती है और गवर्नमेंट इसे किस तरह से लोगों के बीच में क्या कह सकते हैं, लोगों के बीच में प्रमोट करते हैं इक्वालिटी को, सो दैट वी ऑल सिटीजन्स लिव हैप्पीली. तो मेरा एक छोटा सा और सजेशन है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार देख के आ जाओ, बिकॉज इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, राइट. तो अब स्टार्ट इक्वालिटी से हो रहा, और अगर वो फर्स्ट वीडियो जो है दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, वो वीडियो सिर्फ इक्वालिटी पे है, तो वो डेफिनेशन भी आपको पता चल जाएगा एंड थोड़े एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, तो वो आप पढ़ लोगे तो ये और थोड़ा सा समझ आ जाएगा. क्योंकि अब हम जो है इक्वालिटी पढ़ रहे हैं बट इंडियन डेमोक्रेसी में पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले ना हमने देखा था कि जब लोगों को अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, प्रीवियस वीडियो की मैं थोड़ी सी बात करती हूँ, एकदम थोड़ी सी ही करूंगी, आई नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम. पहले की वीडियो में जो है हमने ऑलरेडी देखा था कि जैसे लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो उनकी डिग्निटी जो है लो होती है, उनको बहुत डिसरिस्पेक्टफुल फील होता है बिकॉज उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है. और हमने देखा था कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है इनिशिएटिव ऑफ अ गवर्नमेंट, ठीक है, वो एक जो चीज़ है उसका मोटिव ही है टू प्रमोट इक्वालिटी. ये जो है वन वोट वन वैल्यू, और ये जो गवर्नमेंट कहते हैं कि ऑल द अडल्ट सिटीजन्स irrespective of the background they come from, whether economic, social, religious, etc., etc., all of them have the right to vote. The only thing which is necessary here is they have to be adult, right. तो ये जो right to vote है वो गवर्नमेंट का ही एक स्टेप है टू इंश्योर इक्वालिटी. तो वो तो हमने देख लिया, बट अब इसको डिटेल में पढ़ना है तो इस वीडियो में हम डिटेल में इसे समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल. ना, कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली अ बुक of rules and regulation. ये constitution is a framework of rules and regulation. It is a book of framework of rules and regulation that governs the functioning of a country. इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन सिंपली आपको बताऊं अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन वो किताब है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं. वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं फॉर द पीपल लिविंग इन द कंट्री. ये रूल्स एंड रेगुलेशन सभी फॉलो करेंगे, उस चीज को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन जो है बुक लिखी गई है. तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल. मतलब जो ऑफिशियली इंडिया में, इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी है, खुद की बुक भी है, तो उसमें उन्होंने लिख रखा है कि एवरी पर्सन लिविंग इन दिस कंट्री इज एंड विल बी ट्रीटेड इक्वली. तो कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे बस यही है कि इट इंक्लूड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस that governs the functioning of the country. जगह नहीं है बट आप समझ लेना कि इट इंक्लूड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री. एक कंट्री को कैसे चलना चाहिए, तो एक ऑर्डर बुक है, और वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सभी के लिए एक समान है, वेदर द गवर्नमेंट
वेदर एनी सिटीजन, मतलब कोई भी जन है उसकी सबके लिए जो है रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं और वो इक्वली फॉलो किए जाएंगे। तो इस ये कहा गया है, सॉरी, तो इसमें ये कहा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हर एक इंसान को इक्वल बताया गया है। ओके, this means that every individual in the country, including male, female, persons from all the caste, religion, tribe, educational and economic backgrounds are recognized as equal। मतलब जब इसमें कहा है कि एवरी पर्सन एज इक्वल, इसमें ऑलरेडी मेंशन किया है, तो चाहे इररिस्पेक्टिव वो पर्सन कहीं से भी आया हो, वेदर वो मेल हो या फीमेल हो, या तो वो कोई भी कास्ट को बिलोंग करता हो, कोई भी रिलीजन को बिलोंग करता हो, वेदर दलित, वेदर मुस्लिम, हिंदू, ट्राइबल, कोई भी ट्राइबल ग्रुप को बिलोंग करता हो, मतलब जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं, उनके सेम लीडर होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं बोलते हैं ना ट्राइबल ग्रुप्स, डिफरेंट डिफरेंट, कोई भी कम्युनिटी से आया हो, उनका कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा हो, कोई भी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड रहा हो, मतलब आपको ये सब टर्म्स पहले भी मैंने थोड़े डिस्कस किए थे फर्स्ट वीडियो में, बट फिर से बता देती हूँ, मतलब आपकी क्या एजुकेशन रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, देन ऑल्सो विल बी ट्रीटेड इक्वली। मतलब चाहे आप कितना भी आपका जो क्वालिफिकेशन है, इट डज नॉट मैटर, यू विल स्टिल बी ट्रीटेड इक्वली। एंड ऑल्सो आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, वेदर यू आर रिच और पुअर, वॉट एवर प्रोफेशन यू आर इन टू, देन ऑल्सो यू विल बी ट्रीटेड इक्वली। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में ये चीज ऑफिशियली लिखी गई है कि हर एक इंसान जो है इक्वल होगा। ओके, सो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में एक लाइन कही गई है कि while earlier there was no such law that existed to protect people from ill treatment and discrimination, today we know that equality is been officially added in constitution। constitution में कहा गया और ये ऑफिशियली बताया भी गया है कि इक्वालिटी जो है हर एक इंसान को मिलनी चाहिए, एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वल। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले लोगों को इल ट्रीटमेंट फेस करना पड़ता था, पीपल वर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड against a lot of things, people used to face ill treatment, people were being discriminated। तो ये जो चीज़ है हमें अभी इंडिपेंडेंस के बाद मिली है, और ये जो चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उसके बाद हमें मिली। लेकिन जब एक टाइम था जब ब्रिटिशर्स का रूल था, तो उस टाइम पे जो हमारे लोग थे, जो सिटीजन्स थे, उनको बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही ये है कि जब आप किसी इंसान को अनफेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो, उसके साथ गंदा व्यवहार करो, डिफरेंटली when you behave, when you try to behave in a when you try to behave in a unfair manner, and जब आप दूसरे इंसान का डिफरेंटली बिहेव करते हो, और वो डिफरेंटली अच्छा वाला डिफरेंटली नहीं है, इन अ नेगेटिव वे व्हेन यू बिहेव विद द अदर पर्सन, उसे डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो पहले भी देखो, आज भी ऐसा नहीं है कि इट्स कंप्लीटली गॉन, it's still there, it is still there in our country, but पहले government has not made it official, government has not recognized it। आज जब रिकॉग्निशन हुआ है तो गवर्नमेंट ने काफी प्रोविजंस भी उसके अंदर ऐड किए, जो कि हम इसी के बाद आगे पढ़ेंगे कि व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ इक्वालिटी। बट पहले तो ऑफिशियली भी चीज गवर्नमेंट ने भी चीज नहीं समझी कि ये भी कुछ जरूरत वाली चीज है क्या। सो सिचुएशन इज बेटर नाउ। तो तब लोगों को बहुत ही जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। तो नाउ देर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल। तो देर आर लॉट ऑफ पीपल टू चेक ऑन इन इट। बहुत सारे रिफॉर्मर्स भी हैं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, एंड गवर्नमेंट दे ऑल ट्राई टू हेल्प इन दिस वे कि लोगों की जो डिग्निटी है वो हर्ट नहीं हो, लोगों को रिस्पेक्ट मिले। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये चीज़ देखी है कि इक्वालिटी इज इक्वल टू डिग्निटी। जितनी तुम्हें अगर इक्वालिटी मिलेगी, जितनी रिस्पेक्ट मिलेगी, उतना तुम्हें डिग्निटी मतलब तुम्हारी मेंटेन्ड है, तुम्हारी डिग्निटी को किसी ने हर्ट नहीं किया। जैसे ही तुम्हें अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, तुम्हारी डिग्निटी हर्ट होती है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। ये वाली चीज़ है, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट थिंक्स इट एज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू एड इक्वालिटी। इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, द राइट टू वोट इज a very important aspect of equality and a point to promote equality। कि इससे गवर्नमेंट इज जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि मैं इस तरीके से जो है आई एम इंक्लूडिंग एवरी सिटीजन, एवरीवन इज इक्वल। वो एक पॉइंट था, ओके।
यहाँ पे मैंने बोला प्रमोटिंग इक्वालिटीज का मतलब कि आई एम नॉट यूजिंग इट इन अ दैट वे। प्रमोटिंग मतलब मेकिंग श्योर कि इक्वालिटी जो है सभी लोगों को मिल रही है। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है आपको आना चाहिए दिमाग में कि व्हाई इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट इन इंडियन डेमोक्रेसी। अभी मैंने इतनी बात करी तो यही क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। तो मैंने जो भी बात की ना, ये वही क्वेश्चन है कि व्हाई इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो उसका शॉर्ट में यही आंसर है, बिकॉज इट प्रिजर्व्स द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। जो मैंने ये इतनी बातें की उसको मैं शॉर्ट में जो कहना चाहूंगी और इन अ बेटर वे आई वुड से, तो इसका आंसर यही है, बिकॉज इट प्रिजर्व्स द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी और एक इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है, डिग्निटी का मतलब क्या होता है पहले सुनो। डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो, उसका एक फर्स्ट मतलब होता है डिग्निटी का फर्स्ट मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट है। डिग्निटी का फर्स्ट मतलब है कि एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, एंड रिस्पेक्ट एन इंडिविजुअल डिजर्व्स फ्रॉम अदर ह्यूमन बीइंग। आई थिंक इट्स विजिबल और नॉट, आई विल जस्ट राइट इट डाउन अगेन। तो यहाँ पे आई वुड से, ये थोड़ा ज्यादा नीचे लिख दिया था, रिस्पेक्ट एंड इंडिविजुअल deserves from other human being। इसका मतलब ये है कि एक इंसान जो है, एक तो उसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है और एक जो वो दूसरों से एक्सपेक्ट करता है कि उसे मिले। तो वही बात है, अगर अनइक्वल ट्रीटमेंट होगा तो उनकी उनकी डिग्निटी जो है डाउन होगी। अब ये ना आप रिलेट करो अंसारी के केस से, जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की जो है डिग्निटी किस वे में हर्ट हुई थी, क्योंकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो एक तरीके से हर्ट हो गई थी। वो क्यों? क्योंकि जब उनके प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप ना अपना सरनेम चेंज कर लो, अगर आपको फ्लैट नहीं मिल रहा है तो आप अपना सरनेम चेंज कर लो, कुमार रख लो, क्या पता आपको इजीली फ्लैट मिल जाए। लेकिन उन्होंने अपना जो है सरनेम चेंज नहीं किया, बिकॉज उससे उनकी डिग्निटी ही लो होती। वाई टू चेंज अ सरनेम? उनकी वो आइडेंटिटी है, उन्हें उस चीज पे गर्व फील होता है। तो अगर वो चीज को कोई बोलेगा आप चेंज कर लो अपना सरनेम, एक दिन उठ के बोले आप नाम और सरनेम सब चेंज कर लो, तो भाई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, यू हैव समथिंग कॉल्ड डिग्निटी। दूसरा कि रिस्पेक्ट एन इंडिविजुअल डिजर्व्स। अभी क्यों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो है स्टोरी हमने पढ़ी थी, उनकी क्यों रिस्पेक्ट यहाँ पे डाउन हो गई थी? क्योंकि उनकी क्यों डिग्निटी लो हो गई थी? क्योंकि उनको वो रिस्पेक्ट जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे एटलीस्ट उनके क्लासमेट्स, हेडमास्टर, टीचर से, उनको वो नहीं मिली। तो यही चीज है कि इक्वालिटी इसीलिए गवर्नमेंट जो है चाहती है रहे इंडिया में, कंट्री में। और क्यों वो हमारा पार्ट है इंडियन डेमोक्रेसी का, वो यही शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, वो यही इसका, तो उसी का यही कारण है कि दैट एवरीवन शुड गेट द इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है, तब बस तो आप बस एंड में यही याद रख लीजिए कि व्हाई इक्वालिटी इज इम्पोर्टेंट in Indian democracy, that why equality is important in Indian democracy, the reason being because it preserves the dignity of an individual। अगर वो इंसान की dignity चली जाएगी तो the individual would not feel as a part of the society, a part of the country। तो ये हो चुका है क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। So now we'll look at some of the provisions of the equality that have been mentioned in the constitution। वो कुछ provisions और कुछ laws है जो equality, ये जो law है equality law, उसके अंडर ये कुछ provisions है जो government ने state किए हैं, government has mentioned it in the constitution। So what are these provisions? First, so talking about the first provision, every person is equal before the law and every person has to obey the law। In simple, every citizen residing in this country, talking particularly about India, has to obey the law and every citizen is considered equal in the eyes of the law। अब इसका मैं हिंदी में मतलब बताती हूँ कि चाहे प्रेसिडेंट हो या कोई भी सिटीजन जो इस कंट्री में रह रहा हो, आपके टेक्स्ट बुक में तो यही बोला गया है कि वेदर द प्रेसिडेंट और सिटीजन लाइक कांता, दोनों के लिए लॉ एक समान है और एक तरीके से काम करता है। आप जनरली भी किसी को भी देख सकते हो, वेदर द सिटीजन, वेदर समवन एट अ हायर पोस्ट, गवर्नमेंट के कोई मेंबर हो, हर किसी के लिए लॉ जो है सेम है और वो लॉ की आंखों में सब लोग एक समान है। मतलब कानून की नज़र से देखें तो सब लोग एक ही समान है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे। इसका एग्जांपल मैं देती हूँ कि कोई ट्रैफिक लॉ, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, पर्टिकुलरली कोई एक ट्रैफिक रूल्स हैं और तो
वो एक सपोज कोई एक एक रिच इंसान है, वो ट्रैफिक रूल्स ब्रेक कर देता है, तो लॉ ये कहता है कि चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, चाहे वो किसी गवर्नमेंट फैमिली से बिलोंग करता हो, कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हो, कोई भी रैंडम इंसान हो, लॉ उसके लिए सेम है। तो अगर उन्होंने ट्रैफिक रूल्स ब्रेक किए तो उनको जो भी अकॉर्डिंग टू द पनिशमेंट, अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग द रूल्स, उनको उसी हिसाब से पेनल्टी पनिशमेंट जो है वो अपने आप मिल जाएगी। तो वो चेंज नहीं होगी whether they are the son of a government officer, whether they are son of a celebrity। ऐसा तो लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये कितना सच है कितना नहीं ये हम नहीं जानते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इतना लिखा गया है कि चाहे वो इंसान कोई भी महान हस्ती हो या फिर सेलिब्रिटी, और चाहे वो कोई गरीब इंसान हो या कोई भी रैंडम सिटीजन, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हुआ इंसान, सबके लिए लॉ एक समान है, ना किसी के लिए ऊपर ना किसी के लिए नीचे। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से मेंशन कर दिया, और ये इक्वालिटी का फर्स्ट प्रोविजन है, ठीक है, कि एवरी पर्सन हैज टू ओबे द लॉ। हर एक इंसान को लॉ को भी ओबे करना है, और लॉ की नज़र में वो पर्टिकुलर जो लॉ है, वो रूल है, उसके नज़र में एवरी पर्सन इज इक्वल। मतलब अगर किसी ने कोई ऐसा एक्ट किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था तो उसकी पनिशमेंट भी सबके लिए सेम होगी। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आप कोई क्राइम करते हो तो जो उसका पनिशमेंट का पीरियड है, आप जेल में रह रहे हो या फिर आपको क्या पनिशमेंट मिल रही है, तो वो जो पर्टिकुलर पनिशमेंट है वो भी हर एक के लिए सेम होनी चाहिए। वो इंसान टू इंसान डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। ओके, वेदर यू कम फ्रॉम एनी ऑफ द रिलीजियस बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, वेदर यू आर मेल और फीमेल, वेदर यू आर रिच और पुअर, एवरीवन हैज टू ओबे द लॉ एंड एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली अकॉर्डिंग टू दैट लॉ। यही चीजें कहना चाहता था। आई होप आपको क्लियर हो गया। फिर भी इफ यू फील दैट आई एम if you feel that you don't understand a certain point, yeah, I'm going bit fast, you can just tell me in the comment section। कभी कभी पता नहीं चलता है when you teach, so feel free to do that। now again the second provision ये क्या कहता है कि no person can be discriminated against, okay, दो बार against हो गया, sorry, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race or caste। ठीक है, कोई भी इंसान को, ये तो अब आपको मुझे लग रहा है आपको ये दिमाग में फिट हो गया होगा, बिकॉज ये कितनी बार रिपीटेड मोड पे बोला गया है इस चैप्टर में, और मैंने भी बोला है कि कोई भी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और वो भी किस बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे। क्योंकि अगर वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं तो फिर भाई वो इक्वालिटी कहाँ से हुई? फिर जो है हम जो कह रहे हैं इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, वो चीज़ प्रूव नहीं होगी ना। आप कहीं से भी कोई भी बैकग्राउंड से आते हो, आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। आपका कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस हो, कोई भी सोशल स्टेटस हो, कोई भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हो, देन ऑल्सो यू शुड गेट एंड यू विल गेट इक्वालिटी, ऐसा इसमें कहा गया है अंडर द रूल ऑफ लॉ। अब आप पूछोगे रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ यही होता है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। यही चीज को रूल ऑफ लॉ कहते हैं कि नो वन इज अबव द लॉ। कोई भी इंसान जो है ना लॉ के ऊपर नहीं है, एवरी वन इज इक्वल। देन यहाँ पे ना इसी प्रोविजन को अच्छे से मतलब मेरे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट जो है एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द आईज ऑफ द लॉ। मतलब यही कहना चाहता है कि कानून की जो आंखें वो सब देख रही है, कोई उसके ऊपर नहीं है, कोई उसके नीचे नहीं है। सब लॉ अगर हम देखें एक पर्टिकुलरली तो उस नज़र से, एक पर्टिकुलरली लॉ की नज़र से सब लोग एक समान एक लाइन में खड़े हैं, ना कोई आगे ना कोई पीछे। ठीक है, एवरीवन इज इक्वल। यहाँ पे आप चीजें ऐड कर सकते हो कि दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, दे कौन, द सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द आइज ऑफ लॉ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ on the grounds of religion, race और caste। वही सारी चीजें कि whether you belong to this caste or whether you belong to this religion, आपको जो है इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, आपने कुछ भी चीज की हो, तो अगर आप 4 लोग हो एक क्राइम करने वाले, सपोज मैं क्राइम के एग्जांपल ज्यादा दे रही हूँ, मुझे वही याद आ रहा है कि 4 लोग हो, आपने एक पर्टिकुलरली क्राइम जो कमिट किया है, तो आपको उस चीज की सजा सेम मिलेगी। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि इफ द पर्सन बिलोंग्स टू हिंदू रिलीजन, इफ द पर्सन बिलोंग्स टू मुस्लिम रिलीजन, सिख रिलीजन, या जो भी आप लो एग्जाम्पल में, तो सबको वो लॉ एक तरीके से लागू होता है एंड सबको सेम पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है। ओके एंड इसमें ये भी कहा है कि एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू ओबे द लॉ। हम सभी को एज सिटीजन्स लिविंग इन दिस कंट्री वी शुड ओबे द लॉ। क्या आप लॉ जो है आप जितने जानते हैं वो ओबे करते हो? जब आप बड़े होगे तो आपको धीरे धीरे ना, व्हेन यू गो आउट एंड यू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, आपको पता चलेगा कितने सारे लॉज होते हैं, कितने सारे राइट्स होते हैं। ओके, तब तक के लिए ये 2 प्रोविजंस। अब थर्ड प्रोविजन की बात करेंगे। ओके, थर्ड प्रोविजन की बात करते हैं। तो थर्ड प्रोविजन में लिखा गया है कि एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। ऑल द पर्सन्स कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बेथिंग घाट्स। अब इसका ये मतलब है कि पब्लिक वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये मेक श्योर करती है कि कंट्री में रहने वाले सारे सिटीजन्स जो है उनको ये जो जगह है उनका एक्सेस मिल सके, मतलब ये लोगों के पहुंच में आ सके। इसीलिए कहा गया है कि एवरीवन हैज द एक्सेस, मतलब वो इजीली जा सकते हैं। कौन सी जगह? ये सारी जगह, और यही नहीं और भी जगह हैं। वो इसीलिए क्योंकि एक कंट्री में अगर गवर्नमेंट होती है, अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, और यूजुअली भी ऐसे अगर हम बात करें तो इन्हें ना पब्लिक एम्यूनिटीज कहते हैं, मतलब सम ऑफ द फैसिलिटीज विच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। अब यहाँ पे वेल्स हो गए, रोड्स हो गए, बेथिंग घाट्स हो गए, तो ये तो कुछ हो गई चीज, ये तो कुछ जगह हो गई जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि पब्लिक एम्यूनिटीज का जो मतलब है उसमें हर चीजें, सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी, कुछ तो होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन जो बाकी रेस्ट होगी वो भी एटलीस्ट इतने अमाउंट पे तो प्रोवाइड की जाएगी कि वो हर एक सिटीजन जो है उसका आनंद ले सके, उसका आनंद उठा सके। तो या तो लो कॉस्ट कह सकते हैं। अब ये ना बुक में लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि लाइक कुछ कुछ गार्डन्स होते हैं, कुछ कुछ प्लेग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे एक मिनिमम जो है थोड़ी सी एंट्री फीस होती है, तो वो होती है, तो वो भी जानबूझ के इसीलिए कम रखी जाती है। और बाकी जगह तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है कि अगर आप वेल्स में जाओ, रोड्स पे घूम रहे हो, तो गवर्नमेंट ने बोली पब्लिक प्लेसेस है, हर कोई जा सकता है, सबको एक्सेस है इसका। लेकिन यहाँ पे जो होटल, शॉप्स एंड मार्केट्स है वहां पे तो डिपेंड करता है शॉप टू शॉप और मार्केट टू मार्केट। बट गवर्नमेंट यही कह रही है कि एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस। तो ये हमारा थर्ड प्रोविजन है। तो ये याद रखना, इसमें पब्लिक एम्यूनिटीज कुछ और नहीं, पब्लिक सर्विसेज फैसिलिटीज ही हो गई जो गवर्नमेंट देती है अपने सिटीजन्स को, कि वो जो है ये सारी फैसिलिटीज को अवेल कर सके, इंजॉय कर सके, और उनके वेलफेयर के लिए ही है। अगर इन सब बेसिक फैसिलिटीज पे भी अगर अब चार्ज लगने लग जाए तो कोई भी नहीं जाएगा ना यहाँ पे। तो ये सारी क्या थोड़ी बेसिक एम्यूनिटी हो गई, बेसिक फैसिलिटी हो गई, है ना, इसीलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है या तो लो कॉस्ट में प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे फोर्थ जो पॉइंट है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हमने ना प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि दलित जो वर्ड है जिसका मतलब होता है, वैसे उसको लोअर कास्ट कहा जाता है, बट दलित मतलब ब्रोकन, जो दलित खुद ही जिन्होंने अपने आप को ये टर्म से जो है डिस्क्राइब किया, क्योंकि वो ये फील करते हैं कि दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, राइट, दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड बाय रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, और वो उन्हीं के द्वारा डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं। इसीलिए वो अपने आप को क्या बुलाते हैं, ब्रोकन बुलाते हैं, कि अब वो टूट चुके हैं, क्योंकि वो कुछ भी कर रहे हैं, उनके ऑक्यूपेशन, उनको हर चीज, उनको है ना सोसाइटी से अलग कर दिया गया है। और इसीलिए जब हमने सोसाइटी का सोशल स्ट्रेटा पढ़ा था तो सबसे लोएस्ट जो है ना दलित्स को दिया गया था। जो मैंने एक ट्रायंगल में आपको समझाया था आई गेस, उसी में सबसे लोएस्ट जो है पोजीशन वो दलित्स को दी गई थी, क्योंकि उनको ये बोला गया कि तुम्हारा एक काम ऐसा है, तुम्हारा एक मीनियल काम है, तुम्हारा एक जो कह सकते हैं स्पेसिफिकली छोटे काम करते हो तुम, क्लीनिंग स्वीपिंग का काम करते हो, इसलिए तुम्हें सबसे नीचे रखा जाएगा। तो उसी की वजह से वो क्या करते थे, दलित्स को गांव वाले, रेस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट विलेज और एरिया, वो गांव वाले दलित्स को ना तो टेंपल में जाने देते थे, ना वेल से पानी फेच करने देते थे, ना ही कहीं और रैंडमली घूमने देते थे। और ये तो कुछ छोटे एग्जांपल्स है, बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल्स तो ऐसे होते थे कि वो दिख भी जाए ना तो उनको अच्छे से, मतलब बोल सकते हैं ना, बिल्कुल ट्रीट नहीं करते थे, उनको अपने घर के आजू बाजू नहीं घूमने देते थे। तो ये सारी चीजें करते थे। और आप अगर ये केस स्टडी पढ़ो, मतलब ये जो स्टोरी है वो पढ़ो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, जो सबसे पहले मैंने पढ़ाई भी थी और टेक्स्ट बुक में भी आपके दी, अगर आप उसे रीड करो तो उसमें क्लियरली लिखा गया कि उनसे
4th स्टैंडर्ड में होके कैसे कैसे काम करवाए गए थे। उनकी बॉडी बिल्कुल ही जिसको सपोर्ट नहीं करती थी, बट फिर भी उनसे, बिकॉज उनकी कास्ट दलित थी, इसलिए उनसे सारे काम करवाए गए। तो अगर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी के प्रोविजंस मेंशन कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा एक कह सकते हैं सोशल इविल है हमारे सोसाइटी का, हमारे कंट्री का सोशल इविल जो है वो अनटचेबिलिटी है। तो वो तो अबॉलिश करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। सवाल ये उठता है कि ये विचार आया कब। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, इसमें मेंशन किया और नहीं किया आई डोंट नो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्ट, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। एक तो है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, दो डेट से अलग अलग। तो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स मतलब कब जो है ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन काम करने लगा था, या फिर उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो सब पे लागू होने लगे थे। तो उसकी जो डेट है वो है 26 जनवरी 26 जनवरी 1950। बट ऐसा है ना, एक और चीज भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड कब, ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, डेट सेम है, मंथ अलग है, बट ये ईयर भी जो है 1 साल का ही डिफरेंस है। तो ये तो था कि जब वो कब अडॉप्ट हुआ था, मतलब कब उसे एक्सेप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और ये वो डेट है कि कब वो फोर्स में, मतलब कि कब वो एग्जैक्टली कह सकते हैं ऑफिशियली लागू हुआ था, या कह सकते हैं सबने उसे एक्सेप्ट किया था। और इन दोनों में ना डिफरेंस यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। अडॉप्टेड का मतलब है कि व्हेन इट वाज एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये वो डेट है। और केम इनटू फोर्स मतलब वो कब ऑफिशियली स्टार्ट हो गया था, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कब सब पे फॉलो होने लग गए थे, लागू होने लग गए थे। तो उसकी डेट है 26 जनवरी 1950। तो ये चीज आपकी बस एक जनरल नॉलेज के लिए कि आप इसे याद रख लो कि 1950 वो ईयर है, 1950 ही वो ईयर है जब ये सोच लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और उनके मेंबर्स ने कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया जाएगा कि अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मैं इसको ढूंढ रही थी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये वही ईयर है जब ये डिसाइड किया गया था कि अब जो है अनटचेबिलिटी को जड़ से हटा दिया जाएगा। पर ये तो एक ऐसी चीज है ना कि गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल लेवल पे, मतलब पॉलिटिकल डायमेंशन वाइज जो है ये चीज एकदम खत्म कर दी, अबॉलिश कर दी है। लेकिन ऐसा क्या रियल लाइफ में और स्फीयर्स में देखने मिलता है, और डायमेंशंस में देखने मिलता है? हम जो सोशली अपनी लाइफ जी रहे हैं, हम जो कह सकते हैं डे टू डे लाइफ में, आज भी सिर्फ अर्बन रूरल एरिया, सिर्फ रूरल एरिया नहीं, अर्बन एरिया में भी हम ऐसे केसेस देखते हैं जहाँ पे लोगों की जो सोच है ना, वो चाहे लॉ बन जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ से वहाँ हिलती नहीं है। बिकॉज लोगों की सोच बहुत रिजिड होती है। रिजिड मतलब कि कहते हैं ना एकदम स्टबन, रिजिड, बहुत ही पक्की होती है। वो बिल्कुल भी ये सोचना नहीं चाहते कि अब क्या बेटर है सोसाइटी के लिए, और क्या ह्यूमैनिटी जो क्या है, वो ह्यूमैनिटी और ये कह सकते हैं इंसानियत के लेवल पे नहीं सोचते। अब इसमें ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, राइट डाउन द 4 प्रोविजंस ऑफ इक्वालिटी दैट आर बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप जब कोई चीज पढ़ो ना, अब ये जो है ये एग्जैक्टली पॉइंट वाइज लिखना जरूरी है। आप जब पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करोगे रादर देन राइटिंग इन पैराग्राफ, पैराग्राफ में लिखना ना छोड़ दो। अब अगर आप 7th स्टैंडर्ड में बात चुके हो तो पैराग्राफ में लिखना छोड़ दो, पॉइंट वाइज लिखना शुरू करो। और पर्टिकुलरली थोड़े थोड़े टर्म्स जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, उनको है ना नॉर्मल पेंसिल से अंडरलाइन करना भी शुरू कर दो, क्योंकि वो एक हाईलाइट कह सकते हैं कि आपके लिए एक हाईलाइटेड वर्ड है, और वो एक ऐसे इंप्रेशन भी देगा कि आपको वो जो है ना टर्म इंपॉर्टेंट लगा। यहाँ पे जैसे आप अनटचेबल वाले वर्ड को, अनटचेबिलिटी वाले वर्ड को हाईलाइट कर सकते हो, पब्लिक प्लेसेस वाले वर्ड को हाईलाइट कर सकते हो, गवर्नमेंट वर्ड को हाईलाइट कर सकते हो। तो उससे वो जो चीज़ है ना थोड़ी अच्छे से साइड होके आएगी कि नहीं भाई आप उस टर्म को समझाना चाहते हो। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैं आपको रेगुलरली देती हुई जाऊंगी। तो आप बस जो है जो पढ़ा रही उसके साथ साथ प्लीज गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक। ये पढ़ लिया, तुरंत टेक्स्ट बुक उठाओ और वही पॉइंट और वही पैराग्राफ पढ़ो, तो उससे धीरे धीरे भी आपका सिलेबस कवर होता जाएगा। एक दिन में पूरा चैप्टर तो वैसे भी किसी को मैं पढ़ना सजेस्ट नहीं करूंगी। एक दिन में कोई पूरा चैप्टर पढ़ेगा भी नहीं, पढ़ सकता है तो भी मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि गो एंड रीड द फुल चैप्टर।
बट पर्टिकुलरली उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, नोट्स लिख लो, दोनों चीज करने से आपका तो पूरा वो समझ लो टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा.